अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जैसे हम लोग ज्यादातर आप लोगों को अगर लगता हो कि कल्चर जो है उसका वर्ड ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है ना, कि हमारे कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि कल्चर जो होता है ना वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं हो सकता, इसको हम एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो क्योंकि ग्रुप्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, उनकी अपनी एक एनवायरनमेंट पूरी होती है, तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर ही अंदर सीखते हैं चीजों को। जैसे जब बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बिहेवियर की दो टाइप्स होती हैं, इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर तो हम लोगों का खैर जेनेटिक्स से आता है ना, कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। लेकिन एक हम लोगों ने लर्निंग बिहेवियर पढ़ा था, जो लर्निंग हम करते हैं इन्वायरमेंट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो हम दुनिया से सीखते हैं। ठीक है, वो होते हैं लर्निंग बिहेवियर। तो ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन है, ये एक तरह का हम लर्निंग बिहेवियर इसको कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वहां पे जो भी उनका कल्चर है, ये जिस भी तरह से वो वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, उस सब चीज को वो लर्न करते हैं और फिर एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बिहेवियर ट्रांसफर हो जाना है। ठीक है, तो कल्चरल ट्रांसमिशन जो होती है ना बिहेवियर की, वो उस विद इन ग्रुप और विद इन सोसाइटी के अंदर होती है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ सीख रहा है तो वो अपने साथ वाले को भी वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा, और वो कल्चरल ट्रांसमिशन हो जाती है किस चीज की, बिहेवियर की, कि जिस तरह से उसने खुद बिहेव किया उसी तरह से वो सामने वाले को भी सिखा देगा कि तुम भी ऐसे ही बिहेव करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो था, उसने अगर हैबिचुएशन सीख ली। ठीक है, एक जो हम लोगों ने क्रो का पढ़ा था कि हैबिचुएशन होती है, स्टिमुलस अगर उसको लग रहा है कि स्टिमुलस उसके लिए हार्मलेस है, तो वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टिमुलस को इग्नोर करना शुरू कर देगा, उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो क्रो की एग्जाम्पल पढ़ी, तो अगर यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कि वो जो क्रो की एग्जाम्पल थी, एक क्रो अगर वो सीख रहा है, उस स्टिमुलस को देख रहा है कि वो स्टिमुलस उसके लिए हार्मलेस है और वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, तो वो उस स्टिमुलस को इग्नोर कर देगा ना, उसको बॉदर करना छोड़ देगा, कि वो जितना टाइम उस स्टिमुलस को बॉदर करने में गुजारा था, वो उतना टाइम अपना किसी और चीज में जो कि उसके लिए फायदेमंद है उस चीज में गुजारे। ठीक है, उसने एक बिहेवियर सीख लिया इन्वायरमेंट से। अब ऐसा हो सकता है कि वो जो क्रो है वो अपने बिल्कुल एक जो साथी नया आया है जिसको वो स्टिमुलस बॉदर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस हो सकता है कि अपना बिहेवियर वो उसके अंदर ट्रांसमिट कर दे, वो उसको ये बता दे कि नहीं, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे लिए भी हार्मलेस ना हो। ठीक है, तो कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि आप एक चीज जो है वो जीन्स के अलावा आप इन्वायरमेंट से सीख के फिर उसको ट्रांसमिट करें। ठीक है, तो हम इसको साथ साथ रीडिंग कर लेते हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन ऑल्सो नोन एज कल्चरल लर्निंग। कल्चरल लर्निंग का वही मतलब है कि हम सीख के फिर कर रहे हैं, ये इननेट बिहेवियर नहीं है। इज अ प्रोसेस एंड मेथड ऑफ पासिंग ऑन सोशली लर्न इंफॉर्मेशन। सो सोसाइटी से हम लोग जितने भी इंफॉर्मेशन लर्न करें उसको जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में पास कराए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। विद इन अ स्पीशीज कल्चरल ट्रांसमिशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ एडल्ट सोशलाइज विद ईच अदर एंड विद देयर यंग। अच्छा, दूसरी लाइन में उन्होंने क्या बात कही कि कल्चरल ट्रांसमिशन जो होती है ना, वो इस चीज से भी इन्फ्लुएंस होती है कि एडल्ट्स जो हैं वो अपनी सोसाइटी में किस तरह बिहेव करें और वो यंग वंस के साथ किस तरह बिहेव करें। ठीक है, कि एक जो एडल्ट है वो अपनी सोसाइटी में अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीशीज के हैं उनके साथ किस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर क्योंकि जो उसके यंग वंस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो एडल्ट्स को देख के सीखेंगे, तो जिस तरह से वो बिहेव करा है, अगर उसका बिहेवियर थोड़ा एगोइस्टिक बिहेवियर है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो भी एगोइस्टिक बिहेवियर सीख रहे हैं ना वो, तो उनके अंदर वही वाला बिहेवियर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, देखने से। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स जो है उनके अंदर जीन्स से नहीं जा रहा, लेकिन अपने पेरेंट्स को देख के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या सीख रहे हैं, बिहेवियर सीख रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का कल्चरल ट्रांसमिशन है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कल्चर के बेस पे भी, लर्निंग की बेस पे भी आ जाती है, सिर्फ जीन्स की बेस पे नहीं होती। Differences in cultural transmission across species have been thought to be largely affected by external factors such as physical environment that may lead an individual to interpret a traditional concept in the novel way.
अब एक उन्होंने फैक्टर बताया कि कौन सा फैक्टर हो सकता है जो कि हमारी कल्चरल ट्रांसमिशन को इफेक्ट करेगा। फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या कुछ आता है, टेम्परेचर आता है, उनका हैबिटेट आता है, इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी आती है, एयर आती है, और उनके फूड, जो भी उन्होंने डाइट लेनी है, उनका शेल्टर आता है। ये सारी चीजें जो है ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि किस चीज को इफेक्ट करते हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन को, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें सीख रहा है, और ऑब्वियसली जो वो सीखेगा वो फिर ट्रांसमिट होगा। The environment stimuli that contributes to this variance can include climate, migrating patterns, conflict, suitability for survival, and endemic pathogens. ठीक है? Cultural transmission can also vary according to different social learning strategies employed at the species and or individual level. Cultural transmission is hypothesized to be a critical process for maintaining behavioral characteristics in both humans and non-human animals over time, and its existence relies on innovation, imitation, and communication to create and propagate various aspects of the. अच्छा, अब ये जो तीन बातें उन्होंने बताई ना सबसे एंड पे, वो ये कह रहे हैं जो कल्चरल ट्रांसमिशन होती है ना, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कौन सी चीज को मेंटेन कर रही है, दोनों चीजों में, ह्यूमंस में भी और नॉन ह्यूमंस में भी। ये किस चीज पे रिलाई करती है, इनोवेशन, इमिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इमिटेशन जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को प्रैक्टिकली यूज करके, जैसे मॉडल्स होते हैं ना, अगर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं एक पूरा मॉडल लूंगी, और वो मॉडल लेके, जैसे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ह्यूमन बीइंग का एक पूरा मैन बना हुआ होगा, उसके अंदर सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पोर्शंस, ऑर्गन्स बताए हुए होंगे, फिर उसका सारा प्रोसेस बताया हुआ होगा कि इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, प्रोसेस इसका ही होता है। तो मैंने वो मॉडल किस चीज के लिए लिया, आप लोगों को सिखाने के लिए। इसका मतलब वो मॉडल आप लोग उसको देख के बेहतर सीख जाओगे, एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको वैसे जुबानी कलामी पढ़ा रही हूँ। ऐसे अगर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर वो मॉडल देख लोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ यहाँ से ये सब फूड जो है यहाँ यहाँ से पास हो रहा है, और यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ पे इस चीज की डाइजेशन हो रही है, और ऐसे पूरा का पूरा वो प्रोसेस प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो जो इमिटेशन होता है ना, उसका मतलब होता है कि आपने कोई भी मॉडल लेके किसी ऑर्गेनिज्म को कोई बात अगर समझानी, तो आपने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल उसके सामने रखनी है मॉडल लेके। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पैराग्राफ हम पढ़ने लगे ना, इसके अंदर वो ये बता नहीं, आई गेस शायद लास्ट वाला पैराग्राफ है। अच्छा, इसके अंदर ये वो ये बताएंगे कि जो कल्चरल ट्रांसमिशन होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग का, इमिटेशन का और लैंग्वेज का। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अगर मैं लाइन की एग्जांपल लूं, तो लाइन जो है उसका जो बेबी है, ठीक है, वो एक तो उसके अंदर जीन्स है ना कि लाइन बहादुर होता है, तो उसकी जीन्स के अंदर पास कर गया, ऑफस्प्रिंग भी उसका वैसे ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइन जो है वो उसको कुछ सिखाएगा ही नहीं, और वो सीखे बगैर ही बड़ा होता जाएगा, और बिल्कुल उसमें वही वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जो कि एक लाइन में होती है। ऑब्वियसली वो जो पेरेंट है या जो मेल है, उसको अपने ऑफस्प्रिंग को कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई उसको इस तरह की स्ट्रेटजीज से लर्न करवाना पड़ेगा, उसको टीच करना पड़ेगा, उसको मॉडल्स दिखा के, प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसको खुद करके बताना पड़ेगा कि इस तरह से तुम करोगे तो तुम सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, अब वो जेनेटिकली तो उसमें इनेट बिहेवियर तो आ गया कि ठीक है वो बहादुर है, वो लड़ सकता है बहुत सारी चीजों से, लेकिन उसको लड़ना आएगा तो फिर ही वो लड़ पाएगा ना। अब वो अगर अपने पेरेंट को देख रहा है कि वो लड़ रहा है, वो फूड के लिए और सर्वाइवल के लिए वो compete कर रहा है, तो वही बात देखेगा, लेकिन जब तक वो सीखेगा नहीं, वो अपने पेरेंट से नहीं सीखेगा, उसको टीच नहीं किया जाएगा, उसको मॉडल्स के जरिए, उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए नहीं बताया जाएगा, तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन होती है ना बिहेवियर्स की, इसके लिए जरूरी होता है कि इमिटेशन, टीचिंग और लैंग्वेज सिखाई जाए। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज मेथड्स इंक्लूड इमिटेशन, टीचिंग एंड लैंग्वेज। ठीक हो गया। Imitation has been found to be one of the most prevalent modes of cultural transmission in non-human animals. अब इमिटेशन कैसे हो सकती है कि अगर जो लाइन है वो शिकार करने गया है, या फिर जो लाइनेस है वो अगर शिकार करने गई है, तो क्या होगा कि वो अपने बेबी को किस तरह से शिकार करना सिखाएगी। ऑब्वियसली उसने जब सरवाइव करना सिखाना है तो उसको ये बताएगी ना कि किस तरह तुमने शिकार करना है। अब उसको अगर शिकार करना नहीं आ रहा,
तो वो क्या करेगी, वो जब किसी चीज को अटैक करेगी, किसी प्रे को अटैक करेगी, तो वो उसको, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही। तो दरम्यान में आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। मौसम की वजह से ना ये सिग्नल्स नहीं बस आ रहे। ये बारिश में थोड़ी हम्म। बारिश में। चलो खैर, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो कल्चरल ट्रांसमिशन होती है उसमें अच्छा, वो अब जो लॉयनेस है, वो जब अपने बच्चे को ये दिखा रही है, तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही है ना उसको, कि उसने किस तरह से शिकार करना है। तो इमिटेशन को वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा प्रीवेलेंट मोड है कल्चरल ट्रांसमिशन का नॉन ह्यूमन एनिमल्स में। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर किसी को समझाए ना, तो उसको ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। अच्छा, while teaching and language are much less widespread with the possible exceptions of primates and cetaceans. Recent research has suggested
आई एम सो सॉरी, मेरा माइक ऑन नहीं था। अच्छा, मैं आप लोगों को जेनेटिक और कल्चरल ट्रांसमिशन जो है ना उसके दरमियान में डिफरेंस बता रही थी। जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होती है ना, वो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इनेट बिहेवियर में, कि क्या होता है इनेट बिहेवियर में, कि हमारा जो जीन्स है वो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, जैसे एक सिंपल ट्रेट है, ट्रेट कह लें कि अगर हमारा आई कलर है, हमारी बॉडी की लेंथ है, हमारा हेयर कलर है, हमारा वैसे स्किन कलर है, ये सारी चीजें वो ट्रेट्स होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं जीन्स में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो जेनेटिक और जो कल्चरल ट्रांसमिशन होती है, इन दोनों चीजों में वो डिफरेंस इस तरह से बता रहे हैं कि जो जेनेटिक ट्रांसमिशन है उसके अंदर तो हमने ये देखा ना कि जीन्स जो है उसके अंदर डीएनए भी पार्ट ले रहा है, प्रोटीन्स भी पार्ट ले रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जो जीन्स हैं वो फर्दर ट्रांसमिट हो रही हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, लेकिन कल्चरल ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलके एक चीज को ट्रांसफर कर रही हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए टीचिंग भी है, लर्निंग भी है उनकी, और फिर इमिटेशन भी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को एनवायरनमेंट में रहते हुए, तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी इस चीज के लिए कारआमद होती है कि उनकी जो कल्चरल ट्रांसमिशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो जेनेटिक और कल्चरल ट्रांसमिशन में ये डिफरेंस होता है कि जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली पास हो रही हैं ट्रेट्स, लेकिन कल्चरल ट्रांसमिशन में पहले ऑर्गेनिज्म उसको प्रॉपरली लर्न करता है, फिर लर्न करने के बाद वो उसको अप्लाई करता है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली, और फिर जो फर्दर ऑफस्प्रिंग जो है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको यहां से ये बता रही थी कि ये वाली जो लाइन है ना, इन कल्चरल ट्रांसमिशन बिहेवियर इंफॉर्मेशन इज पास्ड थ्रू मींस ऑफ वर्बल, विजुअल और रिटन मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, बिहेवियरल ये कल्चरल ट्रांसमिशन की वो बात बता रहे हैं कि जेनेटिक ट्रांसमिशन में तो सिंपली जीन्स के थ्रू हुआ, लेकिन कल्चरल ट्रांसमिशन में हमने क्या करना है, उसको प्रॉपर टीचिंग का टाइम देना है, कि वर्बल भी हो सकती है, वो विजुअल भी हो सकती है, वो रिटर्न भी हो सकती है। कि किसी भी तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे अगर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ या कोई भी टीचर अपने किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो हर तरह से करेगा कि वो व्हाइट बोर्ड पर राइटिंग भी कर रहा है, ठीक है, वो अपने वर्बली भी हर चीज को यूज कर रहा है, वो बोल के भी बता रहा है, वो उसके लिए एग्जांपल्स भी कोट कर रहा है, वो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सामने ला रहा है। तो वो सारी चीजों को मिक्स करके जब वो उस एक ऑर्गेनिज्म को सिखाएगा, उसको टीच करेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसमें कल्चरल ट्रांसमिशन कर रहा है, बिहेवियर्स की उनको लर्निंग सिखा रहा है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ बिहेवियर। उसके बाद है बिहेवियरल जेनेटिक्स। अब बिहेवियरल जेनेटिक्स जो है वो क्या चीज होती है, इसको वो कह रहे हैं कि एक ये पूरी की पूरी फील्ड है बायोलॉजी के अंदर, जिसको मतलब पढ़ा जाता है, जिसमें स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं। ठीक है, बिहेवियरल जेनेटिक्स जो है ना वो किस चीज की स्टडी है, स्टडी ऑफ हेरिटेबिलिटी ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या पढ़ते हैं हम कि जो ह्यूमंस हैं वो भी, और अदर एनिमल्स जो हैं, उनके अंदर बिहेवियरल ट्रेट्स जो हैं वो जब पास करती हैं एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसमें क्या चीज हम स्टडी करते हैं, उसको उसमें हम लोग ये करते हैं कि बिहेवियरल जेनेटिक्स के अंदर वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो जीन है ना, वो कोई जीन के अंदर हम लोगों के पास जितनी भी चीजें हैं ना, अगर प्रोटीन्स हैं, अगर डीएनए है, तो इनमें से कोई भी चीज बिहेवियर को कोड नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि अगर तो बिहेवियर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बिहेव कर रहा है, तो उसका बिहेवियर एज इट इज पास कर जाए नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, डीएनए ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहुत कम छोटी से छोटी जो चीज होती है ना हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन की पूरी एक चेन चल रही है, तो उसमें से हो सकता है एक प्रोटीन का पार्टिकल या एक अमाइनो एसिड, उस पूरी प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर वो जीन, वो बिहेवियर वो कहीं ना कहीं आ जाए और वो फर्दर पास हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं किसी फैमिली की, तो अगर आप उनको कुछ लोगों को देखें ना, तो उनमें वो कहते हैं कि ये तो खानदानी गुस्सा है इनके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि गुस्सा इज अ बिहेवियर। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक ट्रेट नहीं है जो कि पास हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन वो एक इस तरह की चीज थी, एक बिहेवियर था जो कि कहीं ना कहीं कोई अगर छोटा सा अमाइनो एसिड भी था उसके अंदर भी अगर वो फील हुआ, तो वो फर्दर ट्रांसमिट हो गया अगले
अगली जनरेशन में। ये जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं ये है फिनोटाइप, ये फिजिकली हम इनको शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें हम लोगों को इफेक्ट करती हैं, जैसे हमारी फिनोटाइप, अगर मैं कहती हूँ कि हमारी फिनोटाइप है कि आपके अगर हेयर कलर ब्लैक है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से आया होगा, कि आपके पेरेंट्स में से अगर किसी जो चीज जो कि डोमिनेंट थी, उसके पास अगर हेयर कलर ब्लैक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके अंदर भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। हेयर कलर आपका भी ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो फिनोटाइप है वो ये शो करिए कि आपका हेयर कलर ब्लैक है, लेकिन उसके अंदर आपकी जीनोटाइप भी है एक। एक वो आपके अंदर अंदर की जो चीज है, जो जीन है जिसने उस चीज को एक्सप्रेस किया, वो भी छुपी हुई है। तो फिनोटाइप तो वो होती है ना जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखे जा सकते हैं, जैसे आपका स्किन कलर है, वो स्किन कलर अगर आपके पेरेंट्स से आया है तो स्किन कलर फिनोटाइप है। और उसके अंदर आपकी जीन भी छुपी हुई है, कि आपके पास ये स्किन कलर है, वो एक एक जीन अंदर बैठी हुई है जिसने कोड किया हुआ है कि आपका ये स्किन कलर है, ठीक है। तो फिनोटाइप्स वो होती हैं जो हमने ऑब्जर्वेबल देखनी होती हैं, लेकिन जीनोटाइप्स वो चीजें हैं जो अंदर हमारे जेनेटिक्स में है, जो जीन्स में है। ठीक हो गया। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि जो बिहेवियर्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे फिनोटाइप के अंदर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, कि अगर कोई इंसान पोलाइट है तो वो उसका बिहेवियर है, ठीक है, वो उसकी सिर्फ फिनोटाइप है, वो सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो ये बता रहा है कि हम लोग उसको जाहिरी देख सकते हैं कि वो पोलाइट है। अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो हम उसको जाहिरी देख सकते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो हमारी जीन्स से भी आई होती हैं। तो इसको हम कह देते हैं कि ये है बिहेवियरल जेनेटिक्स। उसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब देखें, हम जैसे एनिमल्स को पढ़ते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके फंक्शंस में एवोल्यूशन होती है। कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म जो था वो शुरू में मतलब उसके अंदर कोई और चीज ऑर्गन्स थे बहुत सारे, जो उसके बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। फिर आहिस्ता 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 ऐसा हुआ कि चीजें चेंज होती गई, उसकी एनवायरनमेंट भी चेंज होती गई, उसका हैबिटेट भी चेंज होता गया, उसकी डाइट भी चेंज होती गई। और वो जो चेंजेस थी, फिर वो फर्दर क्या होती गई कि उन चेंजेस की वजह से उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स भी चेंज होते गए। फिर वो जब सारी चीजें चेंज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गन्स जो थे उनमें कहीं ना कहीं फंक्शन कम हो गए। हो सकता है एक ऑर्गन जो था वो पहले और फंक्शन कर रहा था, फिर वो और फंक्शन करने लग गया। अच्छा, अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं एवोल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम शुरू में, जब ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन अभी नहीं हुई थी, तो शुरू में हम ओमनिवोर्स नहीं थे, ठीक है ना। हम सब कुछ इकट्ठा मिलके नहीं खा लेते थे। शुरू शुरू में क्या था कि वो हर्ब्स होती थी और हर्ब्स खाते थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी के अंदर एक सीकम होता है, ऑर्गन, ठीक है। सीकम ऑर्गन जो था वो पूरा का पूरा ऑर्गन था पहले, और वो अच्छा परफॉर्म करता था, जिसकी एक एक्सटेंशन हम अपेंडिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक ये बात होगी ना, वो सीकम पूरा का पूरा ऑर्गन था। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस की जो डाइट है वो चेंज होती गई, क्योंकि उनका एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स चेंज हो गए ना। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आती गई कि हाँ, उसने इस तरह से अपनी जो लाइफ है उसको सेटल करना है, ठीक है। फिर पहले जंगलों में रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, और फिर उनको लगा कि उनको घरों में, केव्स को छोड़ के उनको घरों में रहना चाहिए। फिर उन्होंने किसी भी तरह से जो भी उनमें एवोल्यूशन हुई, उसके बाद क्या हुआ कि वो ओमनीवोरस हो गए। ओमनीवोरस का क्या मतलब है कि वो हर चीज खाने लगे, वो मीट भी खाने लगे, वो हर्ब्स भी खाने लगे, वो और भी जो भी कुछ उनको मिलता था वो सब खाने लगे, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे अंदर वो जो सीकम एक ऑर्गन था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया, उसका फंक्शन कम होता गया। क्योंकि सीकम जो था वो किस चीज के लिए था, कि वो सिर्फ हर्बीवोर्स में होता है। हर्बीवोर्स में वो लार्ज होता है, क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं उन्होंने मीट नहीं लेना होता, और उनकी हर्ब्स की डाइजेशन के लिए वो जो सीकम था वो एक अच्छी चीज थी, ठीक है। उसके अंदर एक एंजाइम्स थे जो कि हर्ब्स के लिए अच्छे थे, उसकी डाइजेशन के लिए। लेकिन क्योंकि हम ओमनिवोर्स हो गए, और हमारे अंदर जो ज्यादातर चीजें थी वो स्टमक भी बन गया, और स्टमक के अंदर ज्यादातर चीजें डाइजेस्ट होने लगी, तो वो जो सीकम एक ऑर्गन था वो क्या हुआ, वो शॉर्ट होता गया। और वो इतना छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, कि वो बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अगर आप देखें ना, तो वहां पे सीकम है, और उसकी एक्सटेंशन जो अपेंडिक्स है, उसको जब हम देखते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि अपेंडिक्स को अगर हम लोग रिमूव भी कर दें, तो एक जो ह्यूमन बींग है वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एवोल्यूशन जो है
वो एनिमल्स में होती है, बिल्कुल उसी तरह एवोल्यूशन एनिमल्स के बिहेवियर में भी होती है। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, इसको हम जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिस तरह एनिमल्स के अंदर भी एवोल्यूशन हो रही है, उस तरह से वैसे वैसे एनिमल के बिहेवियर्स के अंदर भी एवोल्यूशन हो रही है, कि जैसे जैसे उन्होंने एवॉल्व किया, एनिमल्स चेंज होते गए, उनको एनवायरनमेंट समझ आती गई, तो उस तरह से उनके बिहेवियर्स भी चेंज होते गए। ठीक है, and to the extent that behaviors are controlled by genes, they may evolve through natural selection. If behaviors increases fitness, they are likely to be more common over time, and if they decrease fitness, they are likely to be less common. Behavior ये होता है ना कि एक एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका बिहेवियर, अगर हम पढ़े, माइग्रेशन भी एक बिहेवियर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो अगर बिहेवियर इंक्रीज करें फिटनेस को, तो इसका मतलब वो ज्यादा टाइम तक रहेंगे। अगर वो उनके सर्वाइवल के लिए अच्छे है ना बिहेवियर, अगर माइग्रेशन उनके सर्वाइवल के लिए अच्छी है तो वो माइग्रेट करते रहेंगे, अगर नहीं अच्छी तो वो एक ही जगह बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब वो बिहेवियर अपनी सर्वाइवल के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। अच्छा, नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है अब? Some behaviors seem to be controlled solely by genes, others appear to be due to experiences in the given environment. Whether behaviors are controlled mainly by genes or by environment is often a matter of debate. This is called a nature-nurture debate. एक तो environment है नेचर के लिहाज से जो कि जीन्स में सिर्फ ट्रांसफर हो रही है, एक जो बिहेवियर है वो कंट्रोल करिए सिर्फ इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बिहेवियर उन्होंने इकट्ठे करके बताया कि एक बिहेवियर जो है वो जीन्स कंट्रोल कर रही है, दूसरे बिहेवियर्स कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी इन्वायरमेंट, यानी हमारी लर्निंग, इनेट और लर्निंग बिहेवियर्स दोनों हो गए ना। तो इनको इकट्ठा जब उन्होंने मिलाया तो उन्होंने कहा ये एक नेचर नर्चर डिबेट हो जाती है। ठीक है, नेचर रेफर्स टू द जीन्स एन एनिमल इनहेरिट्स, और नर्चर रेफर्स टू द एनवायरनमेंट दैट द एनिमल एक्सपीरियंसेस। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, और फिर लास्ट पे उन्होंने बताया कि बिहेवियर्स जो है वो इवॉल्व कैसे करते हैं, कि जैसे जैसे फिटनेस बिहेवियर उसकी एनिमल की इंक्रीज करती जाती है ना, वैसे वैसे वो उसके हिसाब से परफॉर्म करते जाते हैं। कि अगर उनको लग रहा है एक जगह पे रहना उनके लिए बिहेवियर के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए अच्छा है, तो वो एक जगह पे ही रहते हैं। अगर उनको लगता है कि वो माइग्रेट कर जाएं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। उसी तरह से अगर उनको लगता है कि एक जगह पे एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो दिखाना उनके लिए अच्छा होगा, तो वो वहां पे फाइटिंग करते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये वैसे भी काम चल जाएगा तो वो वहां पे नहीं करते। ठीक है, तो वो इस तरह से अपने अंदर बिहेवियर्स को इवॉल्व करते हैं जिस जिस तरह से उनको लगता है कि ये उनकी फिटनेस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बेहतर चीज है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक्स थे आज। एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर था, बिहेवियरल जेनेटिक्स था, और कल्चरल ट्रांसमिशन था। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मैम ये एक है इम्यूनोलॉजी एंड बिहेवियर, ये भी जी, इम्यूनोलॉजी एंड बिहेवियर, अभी मेरे पास कोर्स इम्यून सिस्टम। आउटलाइंस नहीं है। आप आउटलाइन से बता रहे हो मुझे? हाँ नहीं, मैंने वो थोड़े से वो देखे हैं, तैयार किए हैं वो तैयारी के लिए इम्तिहान की। अच्छा अच्छा, ये हमारा टॉपिक भी है, लेक्चर नंबर है ये सर 22 है, ठीक है, मैं वो, इम्यूनोलॉजी एंड, हाँ जी, मैं हाँ वो जी, देख लूंगी, बिहेवियर। जो भी रहता हुआ फिर मैं वो सारे आपको एक ही लेक्चर में कवर करा दूंगी। ठीक है। तो अभी ये वाला आप लोगों को फाइल चलेगी, या बाकी पिछले जितने भी आप लोगों के पास है ना, नहीं, जो फाइल्स हैं सारी की सारी, वो सारी आप लोगों ने संभाल के एक ही फोल्डर में बना लेनी है, कि ये आप लोगों का एनिमल बिहेवियर का सिलेबस है। और फिर बायोस्टैटिस्टिक्स की जितनी भी आप लोगों को अलग अलग फाइल्स मिलती जाएंगी वो आपने एक उस फोल्डर में बना लेनी है। ठीक है, सही सही। और जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ना उसका मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ आज रिकॉर्डिंग भेज दूं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि ना हाँ मैम, उसमें थोड़ा सा एक आने वो वाली कर हैं। दिए जी गया, एक्सक्यूज मी, जी जी, उसमें थोड़ा सा ये कुलिए है ना फार्मूले, हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दीजिएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा कर दिए ताकि एक दो मिसालें दे दे, फार्मूला लिख दें, जी जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल को नंबर मिल जाएंगे थोड़े बहुत। हाँ जी हाँ जी, उसमें ऐसे ही है कि वो अगर आप फॉर्मूलाज हो गए और मीडियन फिर, मोड और इस तरह की ये जो है ना, हाँ जी इनके थोड़े ठीक, से ना। ठीक है। हाँ तो आज के वो जो चलो। टॉपिक्स हैं वो उसका भी तो आपका थोड़ा ही सिलेबस रह गया है, उसके 1-2 ही लेक्चर्स हैं।
तो वो इंशाल्लाह हम लोग अन्य कंप्लीट। लेक्चर तो तकरीबन सारे कवर हैं इंशाल्लाह हमारे। हाँ जी, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगी कि सैटरडे तक इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो सिलेबस है ना वो सारा कवर हो जाए पूरा, और उसके बाद किसी ठीक को है। कोई किसी टॉपिक में अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम लोग एक और क्लास रख लेंगे सैटरडे के बाद। अगर आप लोग देख लेना ना पूरा अपना, तो उसमें अगर कोई किसी को इशू हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी अपनी साथ साथ रखें। पेपर्स आप लोगों के आई थिंक ऑनलाइन होंगे, फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। ऑनलाइन ही होंगे। जी मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि फिजिकल तो मुश्किल ही है। आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग पूछ लीजिएगा अपने। सही मैडम। हाँ जी, तो ऑनलाइन हुए तो तब भी ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है, वो तो एमसीक्यूज ही होते हैं, वो बंदा कर लेता है। तो बायोस्टेट का आप लोगों को लेक्चर जो है ना वो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके मैं करती हूँ कि उसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें ना समझाने वाली हैं व्हाइट बोर्ड वगैरह पे, तो वो मैं देखती हूँ और फिर मैं आप लोगों को उसमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। और आप लोग मेक श्योर कि आप लोग सारे उसको रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। ठीक है, चले, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस भी ले ली है, 4 ही लोग हो बस। बस। चलें, ठीक है। थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।